टॉपिक आज का जो टॉपिक है एक ऐसा टॉपिक है जो अपने आप में बहुत डायनेमिक टॉपिक है। हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट। भारत का संविधान कैसे मानवाधिकारों के जो मानवाधिकार हैं उन अधिकारों को कैसे संरक्षित करता है, ये एक ऐसा विषय है जो वर्तमान समय में भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम इस विषय की चर्चा करते हैं तो इस विषय की चर्चा करते से पहले हमें कुछ एक फ्रेमवर्क अपने माइंड में क्लियर करनी पड़ेगी और एक फ्रेमवर्क ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे हमें इस विषय की उपयोगिता तथा इस विषय की व्यापकता वर्तमान समय में कितनी ज्यादा प्रभावी है और कैसे आप विषय को इतना आसानी से समझ सकते हैं, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। जब हम इस विषय को समझेंगे तो इस विषय को समझने से पहले हमें कुछ मूलभूत बातें जाननी होंगी और पहली जो मूलभूत बातें होंगी वो ये होगी कि अगर हमने ह्यूमन राइट के बारे में बात की तो ये ह्यूमन राइट होता क्या है। व्हाट इज द ह्यूमन राइट्स, व्हाट इज द ह्यूमन राइट, अर्थात मानव जो अधिकार है वो क्या है, मानव अधिकार क्या है। दूसरा चीज, अगर आपको मानव अधिकार समझ आ गया तो मानव अधिकार की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हमें मानव अधिकार चाहिए, उसके क्या रीजन है। अगर आपके पास मनुष्य के होने के नाते आपको कुछ मानव अधिकार ना मिले तो ऐसी स्थिति पे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके पश्चात हम देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मानवाधिकार जो सम्मेलन हुए, जो कन्वेंशन हुए, जो कैबिनेट हुए, वो क्या थे और कैसे मानव अधिकार को एक ऑर्गेनाइजेशनल ढांचा प्रदान किया गया, एक संगठन रूप से प्रदान किया गया वर्तमान समय में। और फिर लास्टली जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि भारत के संविधान में मानव अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया गया, मानव अधिकार जो है उसे संरक्षित करने के लिए भारत के संविधान में जिसे हम कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान के साथ न्यायालय के द्वारा, रोल ऑफ जुडिशरी, न्यायालय के द्वारा कैसे मानवाधिकारों के संरक्षण का प्रयास किया गया, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। और फिर लास्ट में हम भारत में मानव अधिकार के संरक्षण के लिए मानव अधिकार अधिनियम जो 1993 में पास किया गया वो क्या है और वो क्या बातें करता है, इन सब चीजों के बारे में वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन जब हम मानव अधिकार के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं तो मानव अधिकार की चर्चा करने से पहले दुनिया में कोई भी जब राष्ट्र बना या कोई राज्य जब निर्मित हुआ तो उस स्टेट की ड्यूटी क्या थी। उसकी ड्यूटी थी कि लोगों की जीवन, राइट टू लाइफ और प्रॉपर्टी, जीवन एवं संपत्ति दोनों की सुरक्षा करना है। राज्य का मूल उद्देश्य क्या था कि व्यक्ति के जीवन और उनकी संपत्ति का सुरक्षा करना था। चाहे हम राजनीतिक विज्ञान की सबसे फेमस थ्योरी है सामाजिक संविदा की थ्योरी, जिसे हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहते हैं, तो सामाजिक जो संविदा की थ्योरी है जिसे हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहते हैं, ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी भी यही बात कहती है कि राज्य का मूल उद्देश्य लोगों की जीवन अर्थात लोगों के अधिकार और लोगों की संपत्ति की सुरक्षा करना है। और यह सामाजिक संविदा के सिद्धांत के माध्यम से हॉब्स लॉक और रूसो ने भी यही बातें कही। एरिस्टोटल, जिसे हम अरस्तु कहते हैं, अरस्तु का भी यह मानना था कि अगर राज्य आया तो राज्य का अस्तित्व भी सिर्फ इसी बेस पर आया कि जिससे लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी की जा सके और लोगों के जो अधिकार हैं उन अधिकारों को संरक्षित किया जा सके। इसी उद्देश्य से राज्य का निर्माण हुआ। तो राज्य का मूल उद्देश्य या मूल निर्माण का जो कार्यक्रम उद्देश्य था वो यही था कि जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा करना और लोगों के जो अधिकार हैं उन अधिकारों को सुरक्षित रखने का प्रयास ही राज्य का मूल उद्देश्य। इसीलिए जो राज्य का निर्माण किया गया।
लेकिन व्यक्ति हुआ, अब व्यक्ति राज्य में रहता है तो व्यक्तियों को कुछ मानव अधिकार भी प्राप्त है। अब राज्य उनके मानव अधिकारों को छीनने लगे, उनके अधिकारों को समाप्त करने लगे, तो यह समस्या उत्पन्न हो गई। अब भाई राज्य का काम है कि आप सुरक्षा प्रदान करिए, लेकिन अब आप राज्य के होने के नाते आप सुरक्षा के नाम पे हमारे अधिकारों को छीनने लगे, तो ऐसी स्थिति में समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो कुछ अधिकार व्यक्तियों को ऐसे प्राप्त हुए जो अधिकार व्यक्ति के मनुष्य होने के नाते थे। अब व्यक्ति मनुष्य हुआ, तो अगला प्रश्न यह है कि यह मानव अधिकार शब्द है क्या? देखिए, मानव अधिकार जो शब्द है, यह शब्द 21वीं शताब्दी का सबसे चर्चित शब्द है, और इस शब्द का जो बहुत ज्यादा विकास हुआ वो 21वीं शताब्दी के दौरान हुआ। उसके बारे में अभी चर्चा आपसे करूंगा, लेकिन उस चर्चा करने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह मानव अधिकार होता क्या है। व्हाट इज द ह्यूमन राइट? तो मानव अधिकार का मतलब क्या होता है कि मानव अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो व्यक्ति को मनुष्य होने के नाते मिलता है। मानव अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो व्यक्ति को मनुष्य होने के नाते, अर्थात मानव होने के नाते, ह्यूमन होने के नाते व्यक्ति को एक अधिकार प्राप्त होते हैं। और ये जो अधिकार प्राप्त है, ये अधिकार में व्यक्ति के धर्म क्या है, व्यक्ति की राष्ट्रीयता क्या है, व्यक्ति का लिंग क्या है, व्यक्ति की जाति क्या है, इसका कोई भी महत्व नहीं है। और हर व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा करना, उनके जीवन की गरिमापूर्ण प्राप्ति करना, ये मानव अधिकार का मूल उद्देश्य है। और यही क्या है? मानव अधिकार। तो मैंने आपसे कहा कि मानव अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो व्यक्ति को मनुष्य होते के नाते मिलता है। अब व्यक्ति चाहे किसी राष्ट्र का हो, व्यक्ति चाहे किसी लिंग का हो, व्यक्ति चाहे किसी धर्म का हो, व्यक्ति चाहे किसी जाति का हो, वो व्यक्ति अगर मनुष्य है तो उसे मानव अधिकारों के तहत जो अधिकार मिले हैं वो अधिकार उसको प्राप्त है। और ये अधिकार ऐसे हैं जिससे व्यक्ति के मौलिक जीवन के जो अधिकार हैं, जीवन जीने के जो अधिकार हैं, जीवन में गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो अधिकार है, वो सारे अधिकार इसी मानव अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित हो जाते हैं। इसीलिए हमें मानव अधिकार की आवश्यकता पड़ी। व्यक्ति आया तो व्यक्ति ने कहा भाई राज्य तो आप हमको सुरक्षित करिए, तो राज्य से यही कहा कि ये जो हमारे अधिकार है ना, इन अधिकारों को आप सुरक्षा करिए, आप इन अधिकारों को हमसे छीनिए मत। और इन अधिकारों को राज्य तभी नहीं छीनेगा जब राज्य एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होगा, डेमोक्रेटिक राष्ट्र होगा। अगर अनडेमोक्रेटिक कंट्री, एनार्की कंट्री है, तानाशाही देश है, तो यहां पर आपके जो अधिकार हैं वो अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। सीधी सी बात, ये बातें कही गई। तो आपको यह समझ में आया कि राज्य आया, राज्य का मूल उद्देश्य था लोगों की संपत्ति एवं सुरक्षा करना। और उसके बाद मानव अधिकार का मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति मनुष्य होने के नाते कुछ अधिकार प्राप्त हुए, जिसे मानव अधिकार क्या, जिसमें किसी राष्ट्रीयता, किसी धर्म, किसी लिंग, किसी जात का कोई महत्व नहीं है, और जिसका मतलब होता है कि व्यक्ति के जीवन जीने के लिए कुछ ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति को जन्म लेते ही प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे अधिकारों को हमने मानव अधिकार, जैसे भोजन, शिक्षा, एजुकेशन, ये सारी चीजें क्या हैं, आपके मानव अधिकार के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। जब आपने मानव अधिकार पढ़ा तब एक सवाल आपके मन में एकाएक बना भी, और बनना चाहिए भी, कि हमको मनुष्य होने के नाते मानव अधिकार तो प्राप्त हो गए, मनुष्य होते के नाते हमको मानव अधिकार की चीजें तो प्राप्त हो गई, हमें एक मानव अधिकार तो प्राप्त हो गए, लेकिन अगर हमें ये मानव अधिकार प्राप्त नहीं होते तो ऐसी स्थिति में क्या हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता? और यदि मानव अधिकार प्राप्त हुए हैं तो क्यों प्राप्त हुए हैं? क्यों हर व्यक्ति को उनके मानव अधिकार प्राप्त होने चाहिए, और राज्य का यह दायित्व है कि उनके मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए वो कार्य करे? क्यों? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हमें मानव अधिकार तो है, लेकिन मानव अधिकार क्यों है, क्यों चाहिए मानव अधिकार? वाई? क्या रीजन है? तो क्यों का मतलब क्या होगा? क्यों? वाई द ह्यूमन राइट इज द नेसेसरी।
क्यों चाहिए हमें ह्यूमन राइट? तो पहला ह्यूमन राइट ये है कि जिसके माध्यम से हम लोगों के हितों का संरक्षण करें, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपुल, लोगों के हितों का संरक्षण करें। लोगों के हितों का संरक्षण होगा, लोगों के जीवन जीने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, लोगों के जो इंटरेस्ट हैं, लोगों के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों के संरक्षण के लिए हमें मानव अधिकारों की आवश्यकता है। हमारा हित क्या है? हमारा हित है कि हम अपना जीवन गरिमापूर्ण रूप से जी सकें, हम अपनी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी बिना किसी अवरोध के जी सकें, हम अपनी निजता के अधिकारों का पूर्ण रूप से संरक्षण कर सके। और यह तभी संभव है जब आपको ह्यूमन राइट प्राप्त होगा, अर्थात पहला अधिकार होगा कि लोगों के हितों के संरक्षण के लिए हमें ऐसे अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा क्या है? यदि आपके पास किसी भी प्रकार से अधिकार ही ना हो, यदि मान लीजिए आप भारत ने 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इस संविधान में आपके भाग 3 के मूल अधिकार ही प्राप्त ना होते, तो क्या ऐसी स्थिति में आप वर्तमान समय में जो कल्पना कर रहे हैं उस कल्पना की पूर्ति हो सकती थी? आज आप अपने अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो मानव अधिकार इसलिए भी आपको जरूरी है क्योंकि मानव अधिकार आपको सशक्त करता है, आपके अधिकारों के प्रति, आपके अधिकारों के प्रति आपको इतना ज्यादा सशक्त प्रदान कर देता है जिससे आप अपनी जीवन जीने के अधिकार का पूर्ण रूप से प्रयोग कर सकते हैं। तो अगला उद्देश्य होगा सशक्तिकरण। सशक्तिकरण। तो मानव अधिकार का दूसरा महत्वपूर्ण जो ढांचा है वो है आपकी सशक्तिकरण, जिसका मतलब है कि यह आपको इंपावरमेंट करता है, आपके अधिकारों के प्रति, आपकी स्वतंत्रताओं के प्रति, आपकी सुरक्षाओं के प्रति आपको मजबूत करता है कि एज अ इंडियन सिटीजन आपको यह अधिकार है, एज ए ह्यूमन राइट, एज ए ह्यूमन बीइंग होने के नाते आपको यह अधिकार है जिससे आप अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मांग कर सकते हैं। अगला, अगर ह्यूमन राइट ना होता तो क्या आप एक ऐसे समाज का परिकल्पना कर सकते हैं जो समाज आपके अधिकारों को प्रोटेक्ट करे? अगर ह्यूमन राइट ना होता तो वर्तमान समय में जो महिलाओं के साथ बहुत सारे पिछले जन्मों में सती प्रथा जैसी व्यवस्थाएं थी, जहां पे महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था और सिर्फ प्रथाओं के नाम पर, परंपराओं के नाम पर, रूढ़ियों के नाम पर, क्या ये व्यवस्था वर्तमान समय में चलती? तो ऐसी स्थिति में मानव अधिकार एक अच्छे समाज की निर्माण करता है। मानव अधिकार क्या करता है इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक अच्छे गुड सोसाइटी का, अच्छे समाज का निर्माण करता है, टू क्रिएट अ गुड सोसाइटी। एक समाज जहां लोगों के अधिकारों को महत्व दिया जाए, एक ऐसा समाज जहां पे जेंडर के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, एक ऐसा समाज जहां लोगों को जीने के समान अवसर प्राप्त हो, और यह तभी संभव है जब आपके पास आपका मानव अधिकार प्राप्त होगा। तीसरा चीज, मानव अधिकार आपको पूर्णता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? पूर्णता, एब्सोल्यूटनेस। पूर्णता कैसे प्रदान कर रहा है? मानव अधिकार, अगर मान लीजिए आपके अधिकार ना होते और आप मानव होने के नाते आपको कुछ अधिकार प्राप्त नहीं होते, तो क्या ऐसी स्थिति में आप अपना जीवन स्वच्छंद रूप से जी सकते थे? नहीं जी सकते। तो ये क्या प्रदान कर रहा है? आपको एक तरह से पूर्णता प्रदान कर रहा है। अगला, मानव जो अधिकार है ये स्वतंत्रता, शांति
और न्याय, स्वतंत्रता, शांति और न्याय, फ्रीडम, पीस एंड जस्टिस, इन तीनों के आधार स्तंभ हैं। अर्थात यदि आप स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं तो आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपके पास कुछ अधिकार प्राप्त होगा। आप न्याय तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपके पास कुछ अधिकार होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश, या आप न्यायिक सेवा परीक्षा की उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो यूपी पीसीएसजे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, अब इसमें ये पर आप शामिल हुए, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन की किसी गलती के कारण आपको एग्जाम की प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया, तो आपके लिए न्याय तभी प्राप्त होगा जब आपका यहां पर अधिकार होगा। और ये अधिकार एज ए स्टूडेंट आपको प्राप्त हुआ है कि आपने एलएलबी की डिग्री ली है, आपके पास सारी योग्यताएं हैं, फिर भी पब्लिक सर्विस कमीशन ने आपको उससे विमुख किया, तो ऐसी स्थिति में आप न्यायालय में इसकी मांग भी कर सकते हैं। देखिए, एक चीज अपने माइंड में ये हमेशा क्लियर रखिएगा कि मानव अधिकार ही मूल अधिकारों का बेस है। बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट इज द बेसिस ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो जितने भी अधिकार हैं उन अधिकारों के बेसिस क्या है? मूल मानव अधिकार है। तो ह्यूमन राइट इज द बेसिस ऑफ द फंडामेंटल राइट। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फंडामेंटल राइट ह्यूमन राइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट कर रहा है आपके मानव अधिकारों को। ठीक, छठा पॉइंट, और ये पॉइंट आपका है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपके जो मानव अधिकार हैं, इन मानव अधिकारों को दुनिया के ज्यादातर राष्ट्रों में संरक्षण प्रदान किया गया है। क्योंकि ये इस अधिकारों को सिर्फ एक राष्ट्र के संविधान में नहीं, बल्कि दुनिया के जितने भी संविधान हैं उन संविधानों में इस तरह के संरक्षण की बातें कही गई हैं। तो आपके माइंड में एक चीजें क्लियर हो गई कि मानव अधिकार क्या होता है और मानव अधिकार हमें क्यों आवश्यक है। ये सारे पॉइंट हैं जिस पॉइंट पर यह बात निश्चित है कि हमें मानव अधिकारों की आवश्यकता वर्तमान समय में भी, वर्तमान वैश्वीकरण के युग में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, अब हम इसके आगे चलते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि मानव अधिकार को तो हमने कह दिया कि भाई व्यक्ति ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया और व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त हो गए, और मैंने ये कह दिया कि व्यक्ति के मनुष्य के नाते कुछ जन्म हुआ और व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त हो गए, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति का मानव अधिकार हो गया। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि जो व्यक्ति के जो गरिमापूर्ण जीवन है, समाज में व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए मानव अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है। अब हमें इसे कानूनी दस्तावेज के रूप में प्रदर्शित करना है, और कानूनी दस्तावेज का मतलब यह हुआ कि हमें एक ऐसा प्रारूप तैयार करना है जिसके माध्यम से मूल जो मानव अधिकार हैं, इन मानव अधिकारों को संरक्षण प्रदान मिल सके। अब देखिए, यदि आपने देखा, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मानव अधिकार 21वीं शताब्दी में एक सबसे चर्चित शब्द रहा। इसका मतलब ये नहीं कि एंशिएंट सोसाइटी में नहीं था, वहां पर भी था, लेकिन जो मानव अधिकार की जो सबसे ज्यादा चर्चा हुई 21वीं शताब्दी में हुई, जब दुनिया 2 विश्व युद्धों से अपने आप को बाहर निकाल रही थी। तो ऐसी स्थिति में लोगों के अधिकारों को संरक्षित करने की बात हुई और वहीं से मानव अधिकारों की बात की जाने लगी। और दुनिया के द्वारा जब यूनाइटेड नेशन चार्टर, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन बनाया गया, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसमें निर्माण किया गया, तो वहां पर उसके निर्माण में भी मानव अधिकारों के संरक्षण की बात की गई। और यूनाइटेड नेशन चार्टर के, चाहे हम प्रस्तावना के भाग में जाएं, यूनाइटेड नेशन चार्टर के प्रस्तावना में या तो हम उसके आर्टिकल, जो उसके अनुच्छेद हैं, 1, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 13 का बी, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 68 और अनुच्छेद 76, ये सारे जो अनुच्छेद हैं यूनाइटेड नेशन चार्टर के, संयुक्त राष्ट्र जो
चार्टर है, उस चार्टर के इन अनुच्छेदों में कहीं ना कहीं मानव अधिकारों के जो प्रतिरूप हैं, उन प्रतिरूपों का क्या किया गया, परिरक्षण मिला, अर्थात उनका उल्लेख यहां पर प्राप्त किया गया। यहां पर इसका भी उल्लेख मिला। इसके अलावा 10 दिसंबर 1948 10 दिसंबर 1948 को पहली बार यूनाइटेड नेशन के द्वारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट, मानव अधिकार पर सार्वभौम घोषणा पत्र, जिसे हम यूडीएचआर कहते हैं, यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट, इसकी घोषणा की गई। और इसीलिए 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसीलिए 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो यूडीएचआर जो बना 10 दिसंबर 1948 में, इसमें सिविल एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट को प्रोटेक्ट किया। कुल 30 अनुच्छेदों का ये पूरा वो बना जिसमें लोगों के अधिकारों को किया गया। इसके अलावा इंटरनेशनल जो डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट हुआ, इंटरनेशनल जो कैविएट हुए, सिविल एंड पॉलिटिकल 1966, फिर इकोनॉमिक, सोशल हुए, इन सभी चीजों को मिलाकर एक पूरा दस्तावेज मानव अधिकारों का तैयार कर लिया गया। अब भारत का संविधान कैसे इससे प्रभावित हुआ, इसके बारे में एक बहुत बड़ी चर्चा है। और कैसे कि भारत के संविधान ने इन सार्वभौमिक जो घोषणा पत्र के माध्यम से यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट के में जो लोगों के अधिकार प्रदान किए गए, इन अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयास किया गया, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बन गया। आप जानते हैं कि जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट बना, और वो टाइम था 1948 का, और भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 का। तो भारत के संविधान में जब 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, उससे पहले ही यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट, जो मानवाधिकार पे सार्वभौम घोषणा पत्र थी, उसे विश्व समुदाय के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। भारत सरकार जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा में मूल अधिकारों के तहत यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट के जो अधिकार बताए गए थे, उन अधिकारों में कुछ ऐसे अधिकार जो सिविल और पॉलिटिकल थे, सिविल तथा राजनीतिक जो अधिकार थे, इन राजनीतिक अधिकारों को भारत के संविधान के भाग 3 में, जिसे हम मूल अधिकार कहते हैं, इन मूल अधिकारों में स्थान दे दिया गया, फंडामेंटल राइट में। और जहां पर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट का स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ा, और इसीलिए मैंने कहा कि ह्यूमन राइट इज द बेसिस ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट था, जिसके अंतर्गत समानता का अधिकार, जिसके अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार, जिसके अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार, इन सारे अधिकारों को भारत के संविधान के मूल अधिकारों में स्थान प्रदान कर दिया गया। तो ह्यूमन राइट इज द बेसिस ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो व्यवस्था क्या की गई कि इन अधिकारों की मांग एक व्यक्ति अधिकार के रूप में कर सकता है, और यदि राज्य इन अधिकारों से किसी भी प्रकार से छीनने का प्रयास करेगा, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में तथा अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट जारी कर सकता है। तो एक तरह से मूल अधिकारों को जब स्वीकार किया गया, तो मूल अधिकारों को न्याय संगत बनाया गया, प्रवर्तनीय बनाया गया, और यह कहा गया कि एनी पर्सन
किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि लोगों के मूल अधिकारों का या राज्य के द्वारा लोगों के मूल अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन किया जाता है तो व्यक्ति ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट कर सकता है। और इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए एक तरह से इसे न्याय संगत बना दिया गया, प्रवर्तनीय बना दिया गया। इसके अलावा भारत के संविधान के जो भाग 4 है, भारत के संविधान के भाग 4 जिसे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम फंडामेंटल गवर्नेंस ऑफ द कंट्री भी कह सकते हैं, वहां पे भी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट जिसकी घोषणा 1948 में 10 दिसंबर 1948 में की गई, ऐसे में जो आर्थिक और सामाजिक जो प्रावधान थे उन प्रावधानों को भारत के संविधान के भाग 4 में स्थान दे दिया गया, भाग 4 में स्थान दे दिया गया। तो ऐसी स्थिति में इन प्रावधानों के माध्यम से कहीं ना कहीं जो मानव अधिकार थे उन मानव अधिकारों को घोषणा करने का प्रयास किया गया। और आप जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और लोकतांत्रिक राष्ट्र में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही जनता पर शासन करेंगे, जहां पे सारा का सारा अधिकार जनता को प्रदान कर दिया गया। ऐसी स्थिति में राज्य उनके अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन करने का प्रयास नहीं कर सकती, और यदि राज्य के द्वारा ऐसा कोई भी प्रयास किया जाएगा तो इसीलिए इस अधिकारों के संरक्षण के लिए भारत के संविधान निर्माताओं ने इसे न्याय संगत अर्थात प्रवर्तनीय बना दिया, इनफोर्सेबल राइट। तो फंडामेंटल राइट्स और इनफोर्सेबल राइट means if any right has been violated by the state, you have a right to file a writ petition before a Supreme Court under Article 32 and 226 of the Indian Constitution, सीधा before High Court। तो आप ये काम क्या कर सकते हैं बिना किसी डिस्प्यूट। तो इस स्थिति में यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से और उसके उद्देश्य भी कॉन्स्टिट्यूशन का यही था कि लोगों के गरिमापूर्ण जीवन सुरक्षित हो सके, व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जी सके। ऐसी उद्देश्यों की प्राप्ति तभी हो सकती थी जब लोगों के मानव अधिकार जो मूल अधिकारों के रूप में स्वीकार कर लिए गए थे उसे प्रवर्तनीय बनाया जा सके, और जिसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भाग 4 के तहत राज्य क्या कर सके, कानून बनाए, और उसका मूल उद्देश्य यह हो कि लोगों की सुरक्षा हो सके। जैसे मनरेगा क्या है, मनरेगा में लोगों को राइट टू वर्क मिल गया। अब राइट टू वर्क इज द ह्यूमन राइट, आपको क्या है, एक तरह से अधिकार है, मानव अधिकार है कि आपको कार्य मिलना चाहिए। जो गरीब लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए राज्य कार्य करे, ये क्या है, मानव अधिकार। तो राज्य क्या कर रहा है, ऐसे नियम बना रहा है। जैसे जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, ये सब योजनाओं के माध्यम से राज्य क्या कर रहा है, राज्य आपके मानव अधिकारों को प्रोटेक्ट करने का अर्थात संरक्षित करने का प्रयास कर रहा है। तो ये सारे जो पार्ट हैं, ये पार्ट कहीं ना कहीं आपके मानव अधिकारों को ही संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। लेकिन मानव अधिकार के संरक्षण का प्रदान करने का सबसे ज्यादा जो रोल हुआ इन प्रावधानों के अलावा न्यायपालिका का रहा। न्यायपालिका जिस तरह से भारत के संविधान में जो न्यायपालिका है, भारत के संविधान में रोल ऑफ जुडिशरी, तो न्यायपालिका क्या है, संविधान की संरक्षक है। उसी प्रकार से न्यायपालिका लोगों के मानव अधिकारों के संरक्षण के रूप में भी कार्य करती है, और इसका मूल उद्देश्य यह था कि लोगों के अधिकारों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन ना हो सके। अब और इसीलिए न्यायपालिका अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत
अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में आप अपने अधिकारों की मांग के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1978 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मनका गांधी बनाम भारत संघ गांधी बनाम भारत संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में जब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी शब्द को डिफाइन किया गया तो यहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि राइट टू लाइफ का मतलब ही होता है कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। राइट टू लाइफ मींस राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी। राइट टू लाइफ मींस टू डिग्निटी, अर्थात व्यक्ति की गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यक है वही व्यक्ति के जीवन का अधिकार है। इतना ज्यादा व्यापक इंटरप्रिटेशन कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य लोगों की राइट टू लाइफ को तभी ले सकती है जब लॉ जो कानून राज्य के द्वारा बनाया गया वो जस्ट हो, फेयर हो और रिजनेबल हो। जस्ट हो, फेयर हो और रिजनेबल हो, तभी राज्य क्या कर सकती है, इस विधि बनाकर लोगों के अधिकारों को संरक्षित, लोगों के अधिकारों को कम कर सकती है। तभी प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, और जो लॉ होना चाहिए वो जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और रिजनेबल होना चाहिए। तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इंटरप्रिटेशन से मानव अधिकारों का जो ऑब्जेक्ट था, जो मूल अधिकारों की जो अवधारणा थी, उस अवधारणा को बहुत ज्यादा व्यापक कर दिया और बाद में इसी का अनुसरण करते हुए निजता का अधिकार, मूल अधिकार आ गया। केएस पुट्टू स्वामी के केस में होमोसेक्सुअलिटी फंडामेंटल राइट की डिफिनीशन में आ गया। राइट टू चूज एज अ फंडामेंटल राइट आ गया। बहुत सारे ऐसे केसेस आए। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में एमसी मेहता के बहुत सारे केस आए। राइट टू फ्री एयर, ये आपका फंडामेंटल राइट आ गया। पॉल्यूशन, जो वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि कितने ज्यादा पॉल्यूशन की स्थिति आ रही है, तो न्यायालय यहां पर कह रहा है कि राइट टू फ्री एयर प्रोवाइड करना ये स्टेट की ड्यूटी है और ये उस व्यक्ति के जीवन जीने के लिए जरूरी है। तो राइट टू लाइफ के डायमेंशन को परिभाषित करते हुए न्यायालय ने लोगों के अधिकारों को और भी ज्यादा मजबूती से प्रोटेक्ट करने लगे, और भी ज्यादा इफेक्टिव से प्रोटेक्ट करने लगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ और वो डेवलपमेंट हुआ पीआईएल को लेकर, पब्लिक इंटर लिटिगेशन, जिसके फादर पीएन भगवती साहब को कहा जाता है। पब्लिक इंटर लिटिगेशन का मतलब होता है कि जो रूल ऑफ लोकस स्टेंडाई था, जो रूल ऑफ लोकस स्टेंडाई था कि वही व्यक्ति न्यायालय में केस फाइल कर सकता है जो व्यक्ति उससे पीड़ित हो। लेकिन सब एसपी गुप्ता बनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 1982 में, किस केस में, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 के केस में यह कहा गया कि कोई तीसरा पर्सन जो पीड़ित नहीं है वो भी किसी तीसरे पक्ष के लिए वाद ला सकता है। इट मींस लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने रूल ऑफ लोकस स्टेंडाई को परिवर्तित कर दिया और तीसरे पक्षकार जो किसी अपनी गरीबी, अपनी वृद्धता, अपनी किसी अन्य कारण से अपने अधिकारों के प्रति वाद नहीं ला सकते थे, ऐसी स्थिति में वो वहां पर वाद ला सकते हैं। कितना बड़ा व्यापक परिवर्तन किया। और आप देखिए कि पूरी इंडियन जो जुडिशियल सिस्टम है, उस जुडिशियल सिस्टम में पीआईएल के माध्यम से कितने लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट किया गया। चाहे डीके वर्षु का केस हो वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जोगिंदर सिंह का केस हो जहां पर राइट टू प्रिजनर की बात की गई, लोगों के गिरफ्तार भी डिग्निटी पूर्ण किया जाए, इनह्यूमन रूप से क्रुएल्टी ना किया जाए। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका की बात की गई।
हर जगह कहीं ना कहीं यहां पर लोगों के अधिकारों के प्रोटेक्ट करने के लिए प्रयास किए गए, और इसका मूल उद्देश्य था कि लोगों के अधिकार क्या हो, प्रोटेक्ट हो। और ऐसी स्थिति में न्यायपालिका ने अपने इस लोकस स्टैंडाई के रूल में जो परिवर्तन किया, इसका यह प्रभाव हुआ कि समाज में जो गरीब है, वंचित हैं, जिनको अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है, उनके अधिकारों के को सुरक्षित रखने का प्रयास तभी किया गया जब न्यायालय ने रूल ऑफ लोकस स्टैंडाई में परिवर्तन कर दिया। और रूल ऑफ द लोकस स्टैंडाई ये लोगों के मानव अधिकारों के प्रोटेक्शन का एक ऐसा आयाम बनकर उभर कर सामने आया, एक ऐसा आयाम बनकर उभर कर सामने आया जिसके माध्यम से लोग क्या हुए, लोगों के अधिकार सुरक्षित होने लगे। इसी के माध्यम से बच्चों के जो अधिकार थे, बच्चों के अधिकार, और भारत आप जानते हैं कि भारत ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द जो चिल्ड्रन था, जो 1989 में हुआ, उसके यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ द चाइल्ड, उसे 1989 में जो से अडॉप्ट किया गया। अब भारत इसके लिए राइट चाइल्ड के प्रोटेक्शन के लिए एमसी मेहता के बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के द्वारा दिए गए, जिसके माध्यम से लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट किया गया। यहां पर जो कंस्ट्रक्टिव जो बिल्डिंग्स हैं, जिसमें खतरनाक जो उद्योग हैं, उन उद्योगों में बच्चों के कार्य करने की समय सीमा का निर्धारण किया गया। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे गाइडलाइन न्यायालय के द्वारा बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए दिए गए। इसके अलावा समाज का एक और बहुत बड़ा वर्ग है, और वो वर्ग है महिला। आप जानते हैं कि महिलाओं के साथ हमेशा कुछ ना कुछ होता रहा। महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए न्यायालय ने कितने ज्यादा निर्णय दिए, इसका अंदाजा आपको इसी बात से है कि महिलाओं के साथ जब विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 सेक्सुअल हरासमेंट इन वुमेन इन वर्क प्लेस, और इसी के तहत क्या किया गया, इसी के तहत सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस एक्ट भी पास किया गया। महिलाओं के दुष्प्रेरण, महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार से लैंगिक जो उत्पीड़न हो रहा है, उस उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए प्रयास किए गए। महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए, महिलाओं के और सारी चीजों के लिए प्रयास किए गए। इसके अलावा जो कोई एक केस है बोधिसत्व गौतम वर्सेस स्टेट, उससे सुब्रा चक्रवर्ती, और ये केस आपका 1996 का है, जिसमें यह कहा गया कि रेप इज ए क्राइम अगेंस्ट द बेसिक ऑफ द ह्यूमन राइट। तो महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहा है, जो अपराध हो रहा है, यह भी क्या है, एक तरह से ह्यूमन राइट है, एक तरह से क्या है, किसके, मानव अधिकारों के विरुद्ध है। तो महिलाओं के साथ जो रेप हो रहा है, रेप भी क्या है, एक तरह से ये महिलाओं के खिलाफ उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन है, उनके महिलाओं के उनके अधिकारों का उल्लंघन है। तो बहुत सारी चीजें वर्तमान समय में अगर आप देखें तो ट्रांसजेंडर जो समुदाय है, सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में मेल, फीमेल और लिंग के साथ एक तीसरे समुदाय ट्रांसजेंडर समुदाय को भी मान्यता प्रदान कर दी। तो इस तरह से भारत का संविधान प्रावधानों के माध्यम से भी और न्यायपालिका अपने न्यायिक निर्णयों के माध्यम से भी आपके जो मानव अधिकार हैं, जो मानव होने के नाते आपके गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं, उन सारे अधिकारों के संरक्षण के लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत है। और वो हमेशा अपने निर्णयों के माध्यम से, प्रावधानों के निर्वचनों के माध्यम से, उसकी मूल उद्देश्य में यह रहा कि आपके अधिकार किसी ना किसी रूप में सुरक्षित रहे और राज्य के द्वारा आपके इन अधिकारों का किसी भी प्रकार से आपसे किसी भी प्रकार से खंडन ना किया जा सके, किसी भी प्रकार से उसको छीना ना जा सके। स्पष्ट रूप से यहां पर ये बातें कही हैं। अब इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत की संसद ने क्या किया, भारत की संसद ने एक मानव अधिकार अधिनियम पारित कर दिया। मानव अधिकार, और ये जो मानव अधिकार अधिनियम है, ये अधिनियम आपका पारित किया गया 1993 में। और इस मानव अधिकार अधिनियम के तहत नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार आयोग बनाया गया। उसके अलावा राज्य स्तर पर मानव अधिकार कमीशन की स्थापना की गई। और इसके अलावा एक ह्यूमन राइट
एक ह्यूमन राइट कोर्ट भी स्टेब्लिश किया गया, और जो उसकी ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट की थी कि एक मानव अधिकार न्यायालय की भी स्थापना की जा सके, और जो स्टेट कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मानव अधिकार न्यायालय जिसकी स्थापना स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी, इस रूप में भी न्यायालय ने मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए, अर्थात संसद ने भी मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए इस तरह से विधियों का निर्माण किया, और जिसका मूल उद्देश्य था कि लोगों के जो मानव अधिकार हों वो मानव अधिकार संरक्षित हो सके। इसके अलावा बहुत से ऐसे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में है जो मानव अधिकारों के लिए, जिसे हम एनजीओ कहते हैं, इनका भी बहुत बड़ा रोल रहा भारत में, जो मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्य के, जैसे बचपन बचाओ आंदोलन चलाया गया, बहुत सारे महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए एनजीओ कार्य करते हैं। तो ऐसे बहुत नाज फाउंडेशन जो है, ये सब सारे क्या हैं, लोगों के मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रयास करते हैं। अब देखिए, अगर हम लास्टली कहें तो मैंने आपसे कहा कि ह्यूमन राइट और बेसिक फंडामेंटल राइट which are the essential part of the development of a human beings। मानव अधिकार मूल अधिकारों का आधार स्तंभ है, जो व्यक्ति के जीवन के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आयाम है, और बिना इसके व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता पूर्वक ना गरिमापूर्ण जीवन का निर्वहन कर सकता है, और ना ही संविधान के द्वारा प्रदान किए गए अधिकार, दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है। और इसी के उद्देश्य से भारत के संविधान के का मूल उद्देश्य कि गरिमापूर्ण जीवन को प्रयास किया जाए, गरिमापूर्ण जीवन व्यक्ति जिए, और इस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारत के संविधान में मूल अधिकारों और राज्य के नीति निष्कर्षों का निर्माण किया गया, और जिसका मूल उद्देश्य यही था कि व्यक्ति अपनी गरिमापूर्ण जीवन बिना किसी रोध, बिना किसी अवरोध, बिना किसी समस्या के पूर्ण रूप से जी सके। तो वर्तमान समय में अगर हम देखें, वर्तमान समय में भी भारत सरकार के द्वारा या न्यायपालिका के द्वारा मूल अधिकारों के संरक्षण या मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए समय समय पर गाइडलाइन दिए जाते रहे हैं। चाहे आप देखते रहिए, 2022 में सुप्रियो चक्रवर्ती का केस आया, आप देखिए रिसेंट में बहुत सारे ऐसे केस आए। 2005 में जब हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, जिसमें राइट मानुष होने के नाते जो डिस्क्रिमिनेशन था इक्वलिटी में, मेल और फीमेल में, डॉटर एंड सन में, उसको समाप्त किया गया। बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए गए, और आप देखिए वर्तमान समय में भी न्यायपालिका ऐसे चेंजेस को स्वीकार कर रही है। तो ये सारे इंपैक्ट थे कि हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट। आप इन सारे पॉइंट को आप समझे, आपको ह्यूमन राइट क्या होता है, हमें क्यों ह्यूमन राइट की आवश्यकता पड़ी, भारत में ह्यूमन राइट कहां पर है, इंटरनेशनल स्तर पर ह्यूमन राइट क्या है, इन सब चीजों के सारे आयामों के बारे में हमने आपसे चर्चा की। और इस चीजों को आप इस सिस्टमैटिक वे से समझेंगे तो और भी चीजें आसान आपकी होती रहेंगी। और भारत वर्तमान समय में मानव अधिकारों का संरक्षण कर रहा है, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतांत्रिक आदर्शों के आधार पर कार्य करता है, जहां पर लोगों के गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकारों को संरक्षित कर रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू।